जंगल में 3 लोग एक अनदेखे खतरे से भाग रहे हैं। ओल्गा और नादिया गलती से एक छिपे हुए जाल पर पैर रख देती हैं, जिससे वे एक गड्ढे में गिर जाती हैं। वे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह नामुमकिन है। वे जॉर्ज से मदद मांगती हैं, लेकिन वो बस माफी मांगता है और भागता रहता है। औरतें अपने कपड़े एक डंडे से बांधकर किनारे पर फेंक देती हैं, इस उम्मीद में कि इसे रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वो गिरता रहता है। कुछ सेकंड बाद जॉर्ज भी एक जाल पर पैर रख देता है और एक पेड़ से उल्टा लटक जाता है। चाकू लिए एक अजीब आदमी उसे चाकू मार देता है और उसे खून से लथपथ मरते हुए देखता है। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। पैलेसेड डिफेंस मिलिट्री आर्म्स कॉर्पोरेशन के साथ ब्रिटिश कर्मचारी हंगरी के पहाड़ों में एक लॉज में टीम बिल्डिंग वीकेंड के लिए जा रहे हैं। बस ट्रिप के दौरान उन्हें जॉर्ज का एक वीडियो देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कंपनी का प्रेसिडेंट है और लॉज में उनका इंतजार करेगा। वो उनके बिजनेस की सभी कामयाबियों के बारे में बात करता है और टीम लीडर रिचर्ड अपने असिस्टेंट बिली से नोट्स लेने को कहता है। इस बीच स्टीव वीकेंड के लिए शरारती वर्कर्स को हायर करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। फिर वो सिगरेट पीने के लिए बाथरूम में छिप जाता है, जिससे अलार्म चालू हो जाता है। ड्राइवर की शिकायत करने पर स्टीव बाहर आता है और कहता है कि यह शॉर्ट सर्किट था। वो बाकी का सफर मैजिक मशरूम खाकर बिताता है। जब बस जंगल के रास्ते से जाती है तो कोई झाड़ियों से उसे देख रहा होता है। गॉर्डन को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ मिनट बाद बस रुक जाती है क्योंकि सड़क एक पेड़ से बंद है। रिचर्ड ड्राइवर को एक नक्शा दिखाता है और उससे जंगल से होकर जाने वाली सड़क लेने को कहता है, लेकिन ड्राइवर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसने खतरनाक कहानियां सुनी हैं। वे कुछ देर तक बहस करते हैं, फिर ड्राइवर गुस्से में आकर उन्हें बाहर निकाल देता है। ग्रुप के पास लॉज तक पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, लेकिन हैरिस मना कर देता है और कहता है कि वो होटल वापस जा रहा है। इससे पहले कि वो बस में वापस चढ़ पाता, ड्राइवर जंगल में उनमें से किसी को भी छोड़े बिना बस चला जाता है। कोई उन्हें देखता रहता है। ग्रुप को जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि यह बस एक भालू है। मशरूम का स्टीव पर बुरा असर होने लगता है, जिसे गीलापन महसूस होता है और वह सोचता है कि कहीं उसने अपनी पैंट गीली तो नहीं कर दी। टीम जंगल का रास्ता लेती है और चलना शुरू कर देती है। जब सबका ध्यान भटक जाता है, स्टीव उन्हें पीछे छोड़कर जंगल में चला जाता है। ग्रुप को रुकना पड़ता है जब उन्हें अचानक उसकी चीख सुनाई देती है। टीम के आधे लोग उसे ढूंढने जाते हैं और उसे पेशाब करते हुए पाते हैं। स्टीव कहता है कि उसने किसी को देखा था और वह बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कुछ खास समझ में नहीं आती, इसलिए बाकी लोग इसका दोष खराब मशरूम ट्रिप पर डालते हैं। फिर स्टीव पेशाब करके आता है, ये ध्यान नहीं देता कि उसका पेशाब जमीन में दबी एक लाश पर गिर रहा है। इसके बाद मैगी स्टीव को फिर से खोने से बचाने के लिए उससे बंधी रस्सी खींचते हुए चलती है। जैसे ही वे उस जगह से निकलते हैं, सड़क पर एक भालू दिखाई देता है। आखिरकार उन्हें लॉज मिल जाता है और हर कोई ये देखकर निराश हो जाता है कि यह उतना फैंसी नहीं है जितना वादा किया गया था। स्टीव जोर देता है कि जंगल में कोई है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्रुप बिल्डिंग में घुसता है और गंदे छोड़े हुए कमरे देखता है जिनमें जॉर्ज दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्हें लगता है कि यह गलत जगह है। रिचर्ड यह मानने से इनकार करता है कि उसने गलती की है और कसम खाता है कि यह सही लॉज है। जैसे ही रिचर्ड बहुत सारी परेशान करने वाली कॉर्पोरेट भाषा बोलने लगता है, स्टीव का मशरूम ट्रिप और खराब हो जाता है। खुद को कमरे में देखने के बाद वो ताज़ी हवा के लिए बाहर जाता है और फिर खुद को देखता है। जल्द ही गॉर्डन भी जगह देखने के लिए बाहर आता है। उसे एक पुराना अंधेरा कमरा और एक छोड़ा हुआ स्विमिंग पूल मिलता है, जहां वो तब तक खेलता है जब तक वह गिर नहीं जाता। इस बीच हैरिस जनरेटर चालू करने के लिए बेसमेंट में जाता है और उसे रशियन में फाइलों से भरी एक कैबिनेट मिलती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चारों ओर देखता है और उसे एक इंसान के आकार की चादर मिलती है। जब वो उसे हटाता है तो उसे एक नकली कंकाल मिलता है। शाम को रिचर्ड कुछ अजीब आवाजों से अपनी नींद से जाग जाता है। वो एक चाकू लेकर पर्दे खोलता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर कोई उसके पीछे कॉरिडोर में दौड़ता है तो वो उनका पीछा करता है और खून से सने पैरों के निशान देखता है जो एक दरवाजे के पीछे गायब हो जाते हैं। वो कमरे में घुसता है और मैगी को अंडरवियर में पाता है, जो उससे उसके साथ शरारत करने के लिए कह रही है। जब वो मुड़ती है तो हैरिस का चेहरा दिखाई देता है और उसकी बेइज्जती करता है, इसलिए रिचर्ड गुस्से में उसे कई बार चाकू मारता है। उसी समय स्टीव अपने कमरे से बाहर आता है और रिचर्ड को अभी भी सोता हुआ पाता है, जिसका मतलब है कि यह घटना सिर्फ एक सपना थी। डाइनिंग टेबल पर बिली और हैरिस फाइलें देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी पूर्वी यूरोप में बहुत शामिल है। जब गॉर्डन कुछ पाई सर्व करता है तो हैरिस को लगता है कि वे एक पुराने असाइलम में हैं। वो पहले वर्ल्ड वॉर से पहले की एक कहानी बताता है कि एक सरकार को एक असाइलम के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली और उसने जांच के लिए एक इंस्पेक्टर भेजा। उसने देखा कि सभी कैदी सेल में पागल हो रहे थे, बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे थे। इंस्पेक्टर को एहसास हुआ कि कैदियों ने कब्जा कर लिया है और सभी डॉक्टरों को बंद कर दिया है।
उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कैदियों ने तुरंत उसे मार डाला। फिर सरकार ने टीम की कंपनी को नव गैस फैलाने के लिए हायर किया, जिससे कैदियों की मौत हो गई। अफवाहें हैं कि सिर्फ एक आदमी बचा और वो कंपनी के हर कर्मचारी से बदला लेना चाहता है। टीम इस बात पर हंसती है कि कहानी कितनी मजेदार है, लेकिन जिल कहती है कि इसमें कुछ सच्चाई है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत यूनियन टूटा तो इस तरह की बिल्डिंगें वॉर क्रिमिनल्स के लिए डिटेंशन सेंटर थी, जैसे सैनिक जिन्हें आम लोगों को मारने और पूरे गांवों को खत्म करने में मजा आता था। सरकार ने उन्हें ठीक करने के इरादे से बंद कर दिया, लेकिन ये काम नहीं आया। उनमें से कुछ भागते रहे और इलाके की बिल्डिंग्स में छिपते रहे। आखिर में सरकार ने उन सबको मारने के लिए कंपनी के हथियार खरीद लिए। मैगी दोनों कहानियों को पागलपन कहती है और सोचती है कि यह बस एक छोड़ा हुआ लॉज है जो बंद हो गया। स्टीव एक कहानी बनाकर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि यह 60 के दशक का एक शरारती लॉज था जहां खूबसूरत नर्सें अमीर बुजुर्ग आदमियों की देखभाल करती थीं। लेकिन नर्सें बूढ़े लोगों के साथ मजे नहीं कर सकती थीं, इसलिए वे शेयर करने के लिए एक जवान आदमी को ले आए। जब स्टीव पाई का अपना टुकड़ा काटता है तो उसे एक दांत देखकर डर लगता है। गॉर्डन बताता है कि उसने पाई नहीं बनाए, उसे बस एक टेबल पर मिली और उसने सोचा कि यह एक वेलकम गिफ्ट है। हर कोई घिनौना है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या खाया होगा। आधी रात को जिल बाथरूम जाने के लिए उठती है, उसे पता नहीं कि उसकी पीठ पर एक टारंटुला है। थोड़ा पानी पीने के बाद वो जमीन पर पड़े एक ढीले बोर्ड पर पैर रखती है और अपने बेडरूम में लगभग गिर जाती है। वो शीशे में देखती है और आखिर में अपने कंधे पर टारंटुला को देखती है, लेकिन शुरुआती सरप्राइज के बाद वो उसे धीरे से उठाती है और खिड़की के पास ले जाती है। अचानक झाड़ियों में एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है और जिल चिल्लाती है, जिससे वह भाग जाता है। टीम तुरंत उसे देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि क्या वो सपना देख रही थी, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। जिल कसम खाती है कि उसने किसी को देखा था, इसलिए वे जांच करने के लिए बाहर जाते हैं। पेड़ों पर हैरिस और बिली को एक अजीब मेटल का स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन लोगों का कोई निशान नहीं। इसके बाद टीम बात करती है कि क्या करना है। रिचर्ड को लगता है कि यह बस एक लोकल आदमी का मजाक था और वह अपना काम खत्म करना चाहता है, लेकिन हर कोई जाना चाहता है। हैरिस कहता है कि सुबह कोई सिग्नल लेने और ड्राइवर को कॉल करने के लिए पहाड़ी पर जा सकता है। जब रिचर्ड उन्हें इस बात पर नौकरी से निकालने की धमकी देता है तो बाकी लोग आखिरकार उसका सामना करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। अगली सुबह रिचर्ड किसी का मन नहीं बदल पाता, इसलिए वो प्लान अपने हाथ में ले लेता है और हैरिस और जिल को पहाड़ी पर भेज देता है। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं तब भी वह चाहता है कि हर कोई टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पर काम करे। पहाड़ी के रास्ते में दोनों जिल के प्रोजेक्ट पर बात करते हैं, जो मोबिलाइजेशन यूनिट्स के बारे में है। ये डिवाइस अपने टारगेट को जमीन पर गिरा देंगे, न कि सबको लैंडमाइन की तरह उड़ा देंगे, और जिल को लगता है कि यह ज्यादा इंसानियत वाला है। असल में उसे लगता है। वो गुस्सा हो जाता है और दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक भालू के जाल पर पड़ जाता है। गॉर्डन दर्द से चिल्लाता है जबकि दूसरे जाल हटाने की कोशिश करते हैं। वे उसे थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से बंद हो जाता है और घाव को और खराब कर देता है। लोग जाल को बार बार खोलते हैं और गॉर्डन से पैर बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन जाल बहुत तेजी से बंद होता रहता है। कई नाकाम कोशिशों के बाद जाल गॉर्डन के पैर का एक टुकड़ा काट देता है और वो गिर जाता है। दर्द में मैगी एक बेल्ट लेती है और खून बहना रोकने के लिए उसे ठूंठ के चारों ओर लपेट देती है। कुछ खून रिचर्ड के कपड़ों पर गिर जाता है और झटके से उसकी बंदूक गिर जाती है, जिससे दूसरा जाल एक्टिवेट हो जाता है। ग्रुप चारों ओर देखता है और पाता है कि भालू के जाल हर जगह हैं। शुक्र है हैरिस और जिल उन्हें बचाने के लिए आ गए। अब स्टीव को कटे हुए पैर को बस कूलर में रखने की जिम्मेदारी है, जिसमें कुछ कोशिशें लगती हैं। उसी समय जंगल में कोई सड़क पर स्पाइक स्ट्रिप्स फेंकता है। जब ग्रुप आखिरकार वहां से निकल जाता है तो स्पाइक्स टायरों को खराब कर देते हैं और बस क्रैश हो जाती है, एक तरफ गिर जाती है और कुछ सेकंड के लिए सड़क पर फिसलती है। जब तक जिल की नींद खुली तब तक रात हो चुकी थी। वो बाहर आती है और हैरिस को टूटे पैर के साथ जमीन पर पाती है। वो उसे हाथ हिलाकर हैरान होकर चली जाती है। फिर एक अजीब आदमी चाकू लेकर आता है और एक ही झटके में हैरिस का सिर काट देता है। उसका सिर लुढ़क जाता है और उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए हिलता है, जिससे उसकी थ्योरी पक्की हो जाती है। जिल जंगल में घूमती रहती है और सिर्फ अपने सिर से कांच का टुकड़ा निकालने के लिए रुकती है। जब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वह घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए एक लट्ठा पकड़ लेती है, लेकिन नकाबपोश आदमी उसके पीछे आ जाता है। इस बीच बाकी कर्मचारी जाग जाते हैं और बस से उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें हैरिस की बॉडी मिलती है। रिचर्ड जिल का नाम चिल्लाना शुरू कर देता है और बिली जल्दी से उसे चुप करा देती है, ये बताते हुए कि कोई कातिल जरूर घूम रहा होगा। ग्रुप इस बात पर राजी हो जाता है कि उनके पास लॉज लौटने और कुछ भी करने के लिए सुबह तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। साथ में वे गॉर्डन को सड़क पर ले जाते हैं, इस बात से अनजान की जिल पास में है, उसका मुंह बंद है और वो एक पेड़ से बंधी हुई है।
नकाबपोश आदमी उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डालने से पहले रशियन में उसकी बेइज्जती करता है। फिर वो उसे जलाने के लिए आग फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल करता है। लॉज में मैगी फाइलें देखती है और सोचती है कि क्या जिल की कहानी सच है। रिचर्ड चापलूस है और सोचता है कि बंदूक की साजिशें कभी सच नहीं होती। वो कहता है कि चूंकि उनकी कंपनी सरकार के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए वे कुछ भी गलत नहीं कर सकते। फिर ग्रुप खिड़कियों और दरवाजों पर बोर्ड लगा देता है ताकि वे सुरक्षित रहें क्योंकि उनके पास कोई दवा नहीं है। स्टीव गॉर्डन को अपनी कुछ दवा देता है। दर्द से निपटने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाते हैं। जब बिली बाथरूम जाता है, मैगी और स्टीव सिगरेट पीने के लिए टेबल पर बैठते हैं और मैगी सोचती है कि क्या उन्हें बचने के बेहतर मौके के लिए गॉर्डन को छोड़ देना चाहिए। जब उनका ध्यान भटकता है तो एक रहस्यमयी आदमी उनके पीछे से चुपके से आता है और गॉर्डन को बेसमेंट में खींच ले जाता है। गॉर्डन एक डरावना चेहरा देखकर चीखता है। वह आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बांध देता है, इससे पहले कि वह चाकू से उसका पेट काटना शुरू कर दे और खाल के टुकड़े टेबल पर फेंक दे। टीम चीखने की आवाज सुनती है और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि गॉर्डन चला गया है। पहले से बंद दरवाजे के पीछे उन्हें कुछ सीढ़ियां मिलती हैं, इसलिए वे नीचे जाते हैं और एक बहुत ही डरावना बेसमेंट देखते हैं जिसमें सर्वाइवल गियर, जाल और मरे हुए जानवर हैं। सिर्फ एक मुर्गी अभी भी जिंदा है और जब वे वहां से गुजरते हैं तो उन्हें चौंका देती है। फिर ग्रुप एक कॉरिडोर से नीचे जाता है और कई सेल पाता है, तो मैगी बताती है कि यह कोई साजिश नहीं है। जब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है तो रिचर्ड ऊपर भागता है जबकि बाकी लोग दरवाजे के पीछे देखते हैं। रहस्यमयी आदमी मुड़ता है और बताता है कि उसने गॉर्डन की लाश पर कंपनी का लोगो बनाया है। जैसे ही वो उन्हें देखता है, वो गोली चला देता है। इसलिए बिली और मैगी भागकर एक सेल में छिप जाते हैं जबकि स्टीव भाग जाता है। फिर मैगी देखती है कि एक गोली बिली को लगी है, इसलिए जब वो रोने लगती है तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। जब वो आखिरकार मर जाता है तो उसका हाथ गिर जाता है और मैगी उसे अपनी जैकेट से ढक देती है। इसके बाद मैगी एक चाकू चुराने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। बाहर रिचर्ड जंगल के रास्ते से भागता है, जिसे स्टीव खिड़की से देख लेता है। रिचर्ड छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में एक माइन पर पैर रख देता है, इसलिए अब वो हिल नहीं सकता। जब रूसी आदमी ऊपर आता है तो स्टीव टेबल पर एक चाकू देखकर अलमारी के अंदर छिप जाता है। वो आदमी घर में ढूंढता है और ढीले बोर्ड पर पैर रख देता है, जिससे वो टूट जाता है। मैगी जल्द ही उसके पीछे आती है और गलती से छेद से नीचे की मंजिल पर गिर जाती है। हमलावर शोर सुनता है और उसे गोली मारने के लिए वापस आता है, लेकिन उसी समय स्टीव उस पर चाकू से वार करता है और उसे नीचे धकेल देता है। फिर मैगी जल्दी से उसकी बंदूक लेती है और उसके सिर में गोली मार देती है। स्टीव और मैगी को लगता है कि अब सब सुरक्षित है और वे लॉज से निकल जाते हैं। हालांकि उन्हें बाहर कुछ रूसी आदमी उनका इंतजार करते हुए मिलते हैं। मैगी तुरंत अपनी आखिरी गोली से उनमें से एक को मार देती है, लेकिन दूसरों को दूर रखने के लिए वो और एमो होने का नाटक करती है। वो और स्टीव जंगल में भागने लगते हैं, जबकि रूसी उनका पीछा कर रहे होते हैं, हर मौके पर अपनी बंदूकें चलाते हैं। दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर पीछा करने वालों से बचने में कामयाब हो जाते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं जब उन्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। वे रिचर्ड से मिलते हैं, जो उन्हें माइन का मॉडल बताता है क्योंकि यह उनकी कंपनी ने बनाया था और कूदने के लिए सही जगहों की ओर इशारा करता है ताकि उसके दोस्त बच सकें। फिर वो रूसी लोगों का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, जो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर थूक भी देते हैं। अपनी किस्मत को मानते हुए रिचर्ड माइन से बाहर निकलता है और कुछ आदमियों को नीचे लाते हुए मर जाता है। उसी समय मैगी और स्टीव को एक बाड़ मिलती है और वे भागते रहने के लिए उसके नीचे रेंगते हैं। एक पुल पार करने के बाद वे अंदर असली लॉज देखकर हैरान रह जाते हैं। जॉर्ज नादिया और ओल्गा के साथ मजे कर रहा है, जो स्टीव की रखी हुई शरारती वकर निकलती है। मैगी दीवार पर एक नक्शा देखती है और पाती है कि पास में नावों वाली एक झील है। जब जॉर्ज को इस बारे में पता चलता है तो वो कंपनी का सबसे नया बंदूका निकालता है। वो बाहर जाता है और रूसियों पर गोली चलाता है। हालांकि मिसाइल ऊपर उड़ जाती है और आसमान में फट जाती है। ग्रुप को फिर से भागना पड़ता है। शुरुआत में जैसा कि दोहराया जाता है, ओल्गा और नादिया गड्ढे में गिर जाती है और जॉर्ज मारा जाता है। मैगी एक जाल पर पैर रखती है और उल्टी लटक जाती है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाती है। जब स्टीव उसके पास जाने की कोशिश करता है तो एक रूसी उसे मारता है, इसलिए स्टीव उसे वापस मारता है ताकि जमीन पर लड़ाई शुरू हो जाए। कुछ संघर्ष के बाद स्टीव अपने दुश्मन को धक्का देने के लिए उसे काटता है और उसे कई बार एक टहनी से मारता है। हालांकि रूसी ठीक हो जाती है और लड़ती रहती है। फिर स्टीव उस आदमी का चाकू चुरा लेता है और उसे हराने के लिए उसकी पीठ पर वार करता है। बदकिस्मती से एक दूसरा आदमी उसके पीछे आता है और उसे गिरा देता है। इस बीच एक और रशियन मैगी के जाल की रस्सी काट देता है और उसे अपने नीचे खींच लेता है। जब वो वापस लड़ने की कोशिश करती है तो वो उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है।
हालांकि वो सिर्फ नाटक कर रही होती है और तब तक इंतजार करती है जब तक वो उसके चेहरे पर काटने के लिए काफी करीब ना आ जाए। जब वो रेंगकर भागने की कोशिश करती है तो वह आदमी उसका सिर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। मैगी एक पत्थर ढूंढ लेती है और उसे तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर वो उसके सिर पर गिराने के लिए एक और भी बड़ा पत्थर उठाती है। वापस स्टीव के पास वो नए हमलावर से उसकी बंदूक चुराने के लिए भिड़ता है और उस आदमी को मारने के लिए जल्दी से गोली चलाता है। बदकिस्मती से हथियार फंस जाता है और पहला रशियन मौके का फायदा उठाकर स्टीव की छाती पर चाकू फेंक देता है। हार न मानते हुए स्टीव उस आदमी को चाकू पर बैठाने के लिए लात मारता है। इसके बाद स्टीव चला जाता है और चाकू निकालता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो सह नहीं पाता और आखिर में छेद के पास गिर जाता है। तो वो देखता है कि कब्डों वाली छड़ी बार बार फेंकी जा रही है। वो छेद में देखता है और स्टीव को ढूंढते हुए नंगी औरतों को देखकर मुस्कुराता है। मैगी पेड़ों के बीच एक साइन देखती है और तेजी से दौड़ने लगती है जब तक उसे ट्रेन की पटरियां नहीं मिल जाती। वो जंगल के बाहर एक कंपाउंड तक उनका पीछा करती है जो जिल की कहानी को साबित करता है। कंपनी के बॉक्स देखने के बाद वो एक बिल्डिंग में घुसती है और आखिर में उसे एक फोन मिलता है, इसलिए वो तुरंत मदद के लिए फोन करती है। फिर उसे फालतू म्यूजिक के साथ इंतजार करते हुए छोड़ देता है और मैगी अपनी सेफ्टी को लेकर परेशान हो जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे एक रशियन फ्लेमथ्रोवर के साथ इंतजार करता हुआ मिलता है। मैगी अपने पीछे आग की लपटों से बचते हुए दूसरी बिल्डिंग में भाग जाती है। वो ऊपर की ओर भागती है और तब तक इंतजार करती है जब तक रशियन उसका पीछा नहीं करता, फिर एक छेद से कूद जाती है। लैंडिंग फेल हो जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है, इसलिए अब वो सिर्फ रेंग सकती है। रशियन किलर तुरंत उसके पीछे आता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी पल नादिया उसे गोली मार देती है। स्टीव और मैगी गले मिलते हैं और राहत की सांस लेकर हंसते हैं। बाद में बचे हुए लोग झील ढूंढते हैं और एक नाव पर भाग जाते हैं। स्टीव मैगी की आंखों में देखता है और कहता है कि उन चारों को शरारत करनी चाहिए। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।